उस जेठानी को अपनी देवरानी के कमरे से आवाजें सुनाई देती थी, क्योंकि उसका पति तो रहता था केरल में, नौकरी करता था। लेकिन उसके कमरे से ऐसी अजीब आवाज आती थी जिस पर उसको कई बार शक हुआ करता था। तो वो पूछने की कोशिश भी करनी चाहती थी और नहीं पूछ पाती थी। लेकिन इसी बात को लेकर कैसे भी करके उसकी जो देवरानी होती है राधा, उसको भनक लग जाती है कि ये लोग मुझ पर शक करते हैं और कुछ ना कुछ ये हमारे बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं। तो वो जैसे ही उसकी जेठानी उसे कह नहीं पाती, उससे पहले वो लड़ना झगड़ना चालू घर में कर देती है, जिससे उसको किसी को ये शक ना हो पाए कि ये जो झगड़ा हो रहा है वो एक सही हो रहा है और वो झूठा शक कर रहे थे, इस वजह से वो लड़ रही थी। तो इस वजह से उसकी देवरानी राधा है, उससे लड़ाई झगड़ा करती है और झगड़ा करने के बाद वो मैनपुरी की एक जगह पड़ती है, बिछवा थाना गांव सुन्नामई में। ये गांव है इनका, यहाँ रहते थे। लेकिन जैसे ही झगड़ा होता है तो वहां से निकल के कुछ दूरी में सदर कोतवाली पड़ती है, मोहल्ला बंसी गोहरा में इन्होंने किराए का मकान लेते हैं और वहाँ किराए के कमरे में रहने लगते हैं, जहाँ पर वो अकेली रहती थी और दो बच्चे साथ में था। पति इसका केरल में नौकरी करता था। अब वहां पर किसी का आना जाना टोकना कोई नहीं था, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं था। अब वहां पर वो उसको खुली आज़ादी मिल गई थी। दोस्तों, होता क्या है कि इसका जो पति है, वो पति इसका करीब वहां से वापस आता है केरल से नौकरी से, और घर पर शादी समारोह था। तो ये करीब 31 मार्च को शादी समारोह में हाथरस जाते हैं और 15 अप्रैल को जब घर वालों को मालूम पड़ता है कि समीर जो घर का मुखिया है उसका देवर है और उसकी देवरानी राधा है, तो ये लोग शादी समारोह में गए हुए थे। तो जब देखते हैं 31 मार्च को जब वापस आते हैं तो ये घर पहुंचते ही नहीं है। तो घर वालों को शक होता है कि कहीं ना कोई ऐसी घटना इनके साथ में घटी है जिस वजह से ये घर वापस नहीं आए। तो वो थाने पहुंचते हैं और थाने में जाके अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराते हैं और दर्ज कराने के बाद घर आ जाते हैं। पुलिस अपनी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। दोस्तों, ये 15 तारीख का मामला था, 15 अप्रैल 2025 का। और ये तारीख मामला का 30 अप्रैल को मामला ये खुलता है। 15 दिन के बाद पुलिस अपनी तरतीब में लगी हुई थी और धीमे धीमे वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी। जब जांच पुलिस ने बढ़ाना चालू किया तो इस कहानी का पूरा रूप ही बदल जाता है। होता क्या है कि ये मूल रूप से जो रहने वाला है समीर और इसकी पत्नी है मीरा, ये दोनों अपने गांव बिछवा थाना गांव सुन्नाबाई में रहा करते थे और वहीं से ये जो समीर था केरल में नौकरी करता था, बच्चे से घर रहते थे। और इसकी पत्नी इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाकर इसकी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट में इसका एक रिंकू चौहान नाम का लड़का था, इससे इसकी मित्रता हो गई थी, जिस वजह से इनके मिलना जुलना हो गया था और वो फोन पे बातचीत करते थे, इंस्टाग्राम पे बातचीत करते थे। जैसे ही पुलिस उनके दोनों की फोन नंबरों को निकालती है, डिटेल्स निकालती है, तो पुलिस का जैसे ही जैसा कदम आगे बढ़ रहा था, तो जैसे ही पुलिस ने आगे अपना कदम बढ़ाया तो यहाँ जो इसकी पत्नी थी इंस्टाग्राम पर रिंकू चौहान से बातचीत हुआ करती थी और रिंकू चौहान का से इन्होंने बातचीत का सिलसिला इतना इन दोनों के बीच इतना प्रेम संबंध हो गए थे कि जब चाहता था घर आ जाता था। लेकिन ये इसने घर पे जो बता रखा था वो अपना मौसी का लड़का बता रखा था, तो भाई बहन का संबंध था। लेकिन जो घर के कमरे के अंदर जाते थे तो पत्नी वाला रूप अपनाते थे। ये जैसे ही फिर इंस्टाग्राम पर जो बातचीत हुआ करती थी तो कहते थे कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। इस तरीके को जो लड़के होते हैं वो महिलाओं को फंसा लेते हैं कि तुम्हारा पति वैसे ही बाहर रहता है, तुम यहाँ शादी कर लो, आराम से रहो। तो वो कैसे भी घर से निकल जाती है और जाके मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये पत्नी रूप में रहने लगती है, जब चाहता तब आता घर पे और कमरे में रुकता और अपना पत्नी वाला काम करके वहां चले जाते, यानी कि इनके पूर्ण रूप से शारीरिक संबंध बनते थे। और ये कहीं ना कहीं मीरा जो थी ये रिंकू चौहान से बड़ी खुश थी, क्योंकि उसे प्यार भी मिल रहा था, साथ में उसे शारीरिक सुख भी मिल रहा था। तो वो अपने जो खुद का पति था उसको छोड़ रखा था उसने, और वो यहाँ इसके साथ में अपनी जिंदगी ऐश मौज कर रही थी। बच्चे छोटे छोटे होंगे तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। घर पर लड़ाई करके वो किराए के मकान में रहने लगी जाके।
तो अब जैसे ही जिसका जो पति समीर है उसको बहने लगती है, तो वापस से वहां से केरल से वो अपने घर आ जाता है और अपने बोरी बिस्तर समेट कर यही रहने लगता है। अब प्रेमी और प्रेमिका को मिलने में वो रोड़ा बन गया, यानी वो आ गया तो उन दोनों को मिलना जुलना बंद हो गया था। उसको जो चरण सुख मिल रहा था उससे, रिंकू चौहान से, वो मिलना बंद हो गया था। तो इस वजह से उसने क्या ऐसा षड्यंत्र रचा कि इनके यहाँ हाथरस में कोई शादी विवाह था, तो ये 31 मार्च को शादी विवाह में जाते हैं और शादी करने के बाद वहां से वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ सामान लिया जाए। तो सामान के लिए इसने कहा जैसे जैसे हमारे रिश्तेदार हैं उनसे फोन करते हैं, वो आपको सामान आपको कम रेट में वहां से हाथरस से दिलवा देंगे। जैसे ही फोन पर बातचीत होती है, रिंकू चौहान उनके पास पहुंचता है और बातचीत होने के बाद कहते चलो हमारे साथ हाथरस चलो, हम आपको वहाँ कम रेट में किस्तों पे सामान दिलवा देंगे। तो ये समीर को अपने साथ में वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ ये फिर हाथरस से आगे चलता है, सिकंदरा राहू रोड पर ले जाके इनके साथ में शराब वगैरह पीते हैं और वहीं इसके साथ में वो इसका कत्ल कर देते हैं। अब वहाँ जो, यानी यहाँ मैनपुरी कहाँ सिकंदरा राहू, तो वो काम तमाम कर देते हैं और काम तमाम होने के बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं। पत्नी भी वहां से कुछ दिन अपने घर किराए के मकान में जहाँ रही थी वहां रही, उसके बाद वो भी कुछ समय के बाद वो गायब हो जाती है। गायब होने के बाद घर वालों को शक होता है, ना तो समीर कहीं दिखाई दे रहा है ना ही ये मीरा कहीं दिखाई दे रही है। तब उनके घर वालों ने जाके, परिवारजनों ने 15 अप्रैल को गुमशुदगी अपनी दर्ज कराती है। जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी तो इन लोगों के फोन लोकेशन निकालती है और फोनों की सीडियां निकालती है, तो उसमें कुछ नंबर दिखाई देते हैं। तो नंबरों से जब बातचीत होती है उनको जैसे पुलिस को शक होता है, तो वहाँ रिंकू चौहान जिसे इनकी लंबी लंबी बातें हुआ करती थी, जैसे ही पुलिस ने उस नंबर को मिलाया तो रिंकू चौहान बोलता है, पुलिस उसको पकड़ती है और उसको हिरासत में लेती है। हिरासत लेने के बाद जब उनके तीनों के नंबरों की लोकेशन देखी जाती है, तो उस इलाके में सिकंदरा राहू में लास्ट लोकेशन मिलती है। तो वहाँ जो थाना था पड़ता है, उस थाने में संपर्क पुलिस करती है और वहाँ वो बताते हैं यहाँ एक कुछ समय पहले यहाँ कत्ल हुआ था, वो अज्ञात में दिखाया गया था, लेकिन उसके फोटोग्राफ पुलिस के पास सारे 7 सबूत होते हैं। जब उनको पुलिस वाले उसके उसका अंतिम संस्कार भी वहाँ के सिकंदरा राहू की पुलिस कर देती है, लेकिन जो फोटोग्राफ बचे सबूत थे वो उन परिवारजनों को दिखाया जाता है। तब मालूम पड़ता है कि हाँ समीर का ही ये फोटो है, समीर ही है। और किस वजह से इसका इस तरह बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या वजह रही, अब पुलिस का कदम धीमे धीमे फूंक के रखने लगती है। पुलिस को पूरा शक था, पुलिस इन ऐसे केसों को बहुत जल्दी सॉल्व करती है। तो पुलिस ने जब ऐसे कदम बढ़ाया, सीढ़ियाँ निकाली, 3 नंबर लोकेशन निकाल के उसके जो रिंकू चौहान उसका बॉयफ्रेंड होता है, जो प्रेमी होता है, उसको गिरफ्तार करती है, पुलिस पकड़ के लाती है। जैसे इसका नंबर जो होता है इसको भी करके इसको भी कहीं से गिरफ्तार किया जाता है। इनको लेके आते थाने में, इनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ होती है, तो ये अपना सारा जुर्म कबूल कर लेते हैं। अपनी पूरी प्रेम कहानी को पुलिस के सामने बयां करते हैं, बताते हैं कि इंस्टाग्राम से मित्रता हुई थी और ये दोनों ने शादी कर ली थी। और उसके बाद 15 अप्रैल को उन्होंने अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन दोबारा जो पहली शादी हो चुकी होती है उसके बाद दूसरी शादी के लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो ये पुलिस को पूरा बहाना बताते हैं और ये कहते थे पति वहां से नौकरी छोड़ के वापस आ गया था, ये रोड़ा बनना था। इस वजह से हम दोनों ने, पत्नी ने प्लानिंग करके पति को रास्ते से हटाया। साथ में जो उसका जो प्रेमी था उसने अपना एक भाई नीलेश, जो मौसी का लड़का है, उसको भी लिया है। इन करीब 2 से 3 लोगों ने मिलकर वहाँ शराब बियर वगैरह पिलाई है। उसके बाद पत्थर से उसे मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों बताइए, जिस पत्नी परिवार के लिए वो पति केरल में नौकरी कर रहा था, यहाँ पत्नी क्या गुल खा रही थी, जैसे साथ में रंगेलियां मरा रही थी, दूसरी शादी भी कर ली थी और फिर भी पेट नहीं भरा तो पति को रास्ते हटा दिया। ऐसे केस अभी कुछ समय पहले हुआ था, यहाँ पे आपका औरैया में हुआ था। नई शादी हुई थी, वहाँ भी एक हत्याकांड हुआ था प्रेमी के माध्यम से। एक ड्रम वाले कहानी आपने देखा था, मेरठ में हुआ था। उसने भी अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को ड्रम में पैक करके कर दिया था। ये समाज की महिलाओं को हो क्या गया, प्रेमी के चक्कर में फंसकर वो अपने जीवन को, अपने परिवार को बिखर देती है। आप जिंदगी भर तलाकों के पीछे रहेंगे, लेकिन बेचारा जो समीर था, अब उसकी तो कंधा भी नहीं मिला, उसकी डेड बॉडी को अज्ञात में दिखाकर उसके अंतिम संस्कार कर दिया था। अब उनके परिवारजनों का बहुत बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, उनका क्या होगा।
माँ है, उसने ऐसा गलत कदम उठाया, अब वो जेल में रहेगी सलाखों के बीच में। उन बच्चों के साथ में कितनी बुरा इन्होंने कर दिया। इस समय पुलिस की हिरासत में हैं और उन पर जो भारत की जो संविधान की जो एक्ट हैं 302 मुकदमा जो उन पे चलेंगे। अब आजीवन वो सलाखों के पीछे रहेंगे। हंसता खेलता हर बार उन्होंने एक इंस्टाग्राम के, फेसबुक के चक्कर में, फ्रेंड्स के चक्कर में, अपनी शरीर की हवस मिटाने के चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा अंजाम दे दिया और वो अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे और अपना जीवन भी खराब कर लिया, साथ में बच्चों कर लिया और परिवार भी ख़त्म कर लिया। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना। इस कहानी सुनाने का मकसद यही है कि फेसबुक पे बनाए हुए झूठ है, इंस्टाग्राम में बनाया हुआ फ्रेंड्स है, वो सब झूठ है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।